देखिए, आपका SC/ST एक्ट में आपका अभी 2 क्वेश्चन केवल बताया गया है। पहला क्वेश्चन बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। तो जब आप पर्पज या उद्देश्य आप लिखेंगे, तो जो प्रियम्बल में उद्देश्य दिए गए हैं उन्हीं उद्देश्यों को लिखना है। और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए SC/ST एक्ट की कौन कौन से अध्याय और कौन कौन सी धाराएं अटैच होती है, ये हम बताए थे। ये बता चुके हैं, लिखवाना है इसको, कल लिखवा जाएगा, आज लेक्चर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि 2015 में SC/ST एक्ट में मुख्य संशोधन क्या क्या हुए हैं, उनका उल्लेख करिए। तो जितने मुख्य मुख्य संशोधन हुए हैं सेक्शन वाइज हमने बताया था। केवल संशोधन न लिखिए, मेंस में कम से कम वो सेक्शन डालिए जिस सेक्शन में क्या हुआ है संशोधन। दूसरा आपका, और तमाम गाइडों में केवल संशोधन दे दिया है या उद्देश्य दे दिया है, और किन किन धाराओं में हुआ वो नहीं लिखा है। तो आप अगर धारा अपने से जोड़ लेंगे तो अन्य लोगों से 2-3 नंबर अधिक पाएंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन जो संशोधन से ही है, वह देखा जाए कि SC/ST एक्ट में सन 2018 में संसद द्वारा क्या संशोधन किया गया है, इसकी विस्तृत विवेचना करिए या इसकी पृष्ठभूमि बताइए। ये क्वेश्चन बनने का चांस है, मैं बता दूं। तो आपका यानी कि इतिहास से आपको चलना पड़ेगा, और इतिहास में आपका पृष्ठभूमि लिखनी पड़ेगी, यानी कि केस लिखना पड़ेगा। केस याद रखिए। फिर जो संशोधन करके एक नई धारा जोड़ी गई 18A, 18A जोड़ी गई है, वह धारा लिखनी पड़ेगी और उसके प्रावधान लिखने पड़ेंगे। और फिर इन संशोधनों को चैलेंज किया गया और उच्चतम न्यायालय ने इन संशोधनों को संवैधानिक या वैध माना। अब देखिए आपका, एकदम हम शुरुआती दौर से इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय ने आपका डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन, केस याद रखिए, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। फिर हम एक बार केस बता रहे हैं, यही लीडिंग केस है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह निर्णय दिया कि आपका, या यह धारित किया कि, या यह इंग्लिश में लिखेंगे तो यह हेल्ड किया कि, यानी कि क्या निर्णय दिया और किस अनुच्छेद के आधार पर दिया, ये विस्तृत विवेचना आपको करनी पड़ेगी। तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता पर तथा SC और ST एक्ट के तहत एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी, यानी कि कुछ आपका दिशा निर्देश दिया। पहला दिशा निर्देश ये दिया कि जब भी SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाए तो FIR दर्ज करने से पहले पुलिस प्रारंभिक जांच करे, यानी कि सब तुरंत FIR दर्ज न की जाए। पहले क्या किया जाए, प्रारंभिक जांच इस बात की जाए कि क्या मामला सही है कि गलत। दूसरा ये कहा गया
कि अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी न की जाए, यानी तुरंत गिरफ्तार न की जाए। तीसरा ये कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, यानी कि एसपी साहब का अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि एससी एसटी एक्ट के तहत जिस व्यक्ति पर मुकदमा दायर हुआ है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एसपी का पुलिस क्या ले ले, अनुमति या सहमति। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ऐसे आपका कह सकते हैं कि एससी एसटी एक्ट के तहत आने वाले व्यक्तियों को, अर्थात ऐसे अभियुक्तों को जिन्होंने एससी एसटी के एक्ट के तहत अपराध किया है, न्यायालय का यह विवेकाधिकार होगा कि वह या तो अग्रिम जमानत दे या देने से इनकार कर दे। क्योंकि धारा 18 में लिखा गया है कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत क्या होगी, मिल सकेगी कि नहीं मिल सकेगी, मिल सकेगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो प्रारंभिक जांच की जाएगी कि मामला बन रहा है कि नहीं, वह नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक या उसके ऊपर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, जो प्रारंभिक जांच की जाएगी। और आपका कह सकते हैं कि अगर लोक सेवक की गिरफ्तारी, आपका कह सकते हैं कि लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की लिखित अनुमति ली जाएगी। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो आपको बताया गया था आईपीसी में कि लोक सेवक की परिभाषा, आई कल ही परसों मैं बताया था कि लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है, 21 में दी गई है। अगर वह कोई लोक सेवक है, किस धारा वाला, 21 वाला, वह कोई एससी और एसटी एक्ट के तहत अपराध किया है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए यह आवश्यक है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी की क्या ले ली जाए, अनुमति। यानी कि कुल मिलाकर आप 3-4 बातें याद रखेंगे। पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल एफआईआर नहीं। दूसरी बात ये कहा कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं। तीसरी बात यही सब लिखना है मेंस में कि प्रारंभिक जांच की जाएगी। चौथी बात अग्रिम जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होगा। लोक सेवक को गिरफ्तार करना है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी की क्या ली जाएगी, अनुमति। और जो प्रारंभिक जांच करेंगे वह कौन करेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यानी कि आपका डीवाईएसपी या उसके ऊपर के अधिकारी। और जब भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तो किसकी सहमति से ही गिरफ्तार किया जाए, एसपी के। ये 5-6 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय आपका अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या करते हुए दिया। और आपका कहा कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती। अब ये इतिहास रहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा निर्णय। तत्पश्चात एससी तथा एसटी के सदस्य के लोगों ने इस निर्णय का देशव्यापी विरोध किया, और इस विरोध के फलस्वरूप भारत की संसद ने 2018 में इस कानून में संशोधन किया और एक नई धारा 18 ए जोड़ी। और 18 ए जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय को प्रभावहीन किया जाए
यानी कि वह निर्णय लागू न रहे। इसके बाद आपका निर्णय हम बताते हैं बेयर एक्टिव आशा, लेकिन बीच में एक पुछल्ला आपका बताया जाए, ये न लिखिएगा, ये नहीं कि अभी लिख दीजिए। वो समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपका जैसे डार्विन ने कहा था कि अधिकार तुरूप का पत्ता होता है, ट्रम्प कार्ड होता है। ये क्वेश्चन जे में आ चुका है, किसने कहा? डार्विन ने। तो उसी प्रकार भाजपा के लिए मोदी जी तुरूप का पत्ता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ ट्रम्प कार्ड है, और दिमाग तो है ही। देखिए कैसे इन्होंने दिमाग लगाया। जैसे ही SC ST के लोगों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का घोर विरोध करना शुरू किया, वैसे ही सरकार दबाव में आई, और दबाव में आकर आपका कह सकते हैं कि 18 ए धारा जोड़े। अभी हम बताएंगे क्या है, वो तो बताया नहीं गया अभी। तत्पश्चात जो दूसरे वर्ग के लोग थे, वे सरकार से नाराज हो गए, तो सरकार ने सोचा कि इनके लिए भी कुछ किया जाए, तो वहीं 10% EWS दे दिया लॉलीपॉप, कि 10% लेकर क्या करो, झुनझुना बजाओ और EWS EWS चिल्लाते रहो। और EWS दिया भी गया है, यानी कि देख ही रहे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको रिजर्वेशन कितना परसेंट है? 10%। अभी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चैलेंज किया गया है कि ये तो खुलेआम आरक्षण की सीमा का वायलेशन है, और जब संविधान में कहीं है ही नहीं, आप संशोधन करके जोड़े हैं। अब अगर आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि ऐसे विषयों पर जल्दी फैसला सुना दे, क्योंकि दिक्कत ये होगी कि जो EWS भर रहे हैं, नौकरी पा लिए, और बाद में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण वैध नहीं होगा देना, तो उनका क्या होगा जो इस आधार पर क्या पा चुके हैं? नौकरी। समस्या वहाँ उत्पन्न होती है। अतः न्यायपालिका को अभी कर्तव्य है कि ऐसे विवादित मामलों में जितना जल्दी हो सके आप पक्षकारों को सुनकर जो भी फैसला आपको देना हो आप दे दीजिए, ताकि असमंजस में आपका न रहे। PCJ में भी मुख्य विवाद यही है। हाई कोर्ट कह रहा है कि EWS नहीं दिया जाएगा, और राज्य सरकार कह रहे हैं कि दिया जाएगा। जो 7-8 माह पहले पता किया गया था, मुख्य विवाद यही था EWS को लेकर। अब आपका इस समय क्या पोजीशन है, फिर पता किया जा रहा है, पता लगेगा तो बताया जाएगा। लेकिन आपका मुख्य विवाद यहाँ भी है। तो फिर बैक हो जाइए अब कानून में, ये ना लिखिएगा बीच की जो बताया गया है, ये तो आपका इतिहास बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, यानी कि तुम भी खुश रहो, वो भी खुश रहें, और आपका दोनों लोग खुश रहेंगे, तो दोनों लोग का क्या मिल जाएगा? नोट नहीं, वोट। किस पर चोट करना है? वोट पर। आगे देखिए आपका, अब 18A में क्या जोड़ा गया, अब उस बेयर एक्ट को लिखना पड़ेगा। देखिए, किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना, हेडिंग जो है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजन का मतलब ये हुआ कि SC ST एक्ट के उद्देश्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, यानी कि FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यानी कि FIR के रजिस्ट्रीकरण के लिए, यानी कि FIR लॉन्च करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई प्रारंभिक जांच नहीं की जाएगी, तुरंत और तुरंत क्या दर्ज होगी? FIR। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो,
से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि तुरंत गिरफ्तारी भी होगी और किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तो बताइए आपका जो काशीनाथ का केस था उसमें क्या निर्णय दिया गया कि प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर वो ख़त्म किया गया, फिर अनुमोदन के बाद गिरफ्तारी, तो एसपी का अनुमोदन चाहिए और लोक सेवक हैं तो उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी तब क्या अनुमोदन की आवश्यकता रही कि नहीं, और गिरफ्तारी तत्काल होगी कि डिले किया जाएगा, तत्काल। अगला देखिए, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी कि इस कानून में दी गई प्रक्रिया ही लागू होगी, सीआरपीसी इत्यादि में दी गई प्रक्रिया इसके बारे में लागू नहीं होगी। खंड 2 देखिए, चूंकि खंड 2, अब आइए, चूंकि उच्चतम न्यायालय ने काशीनाथ के वाद में एक और बात कही थी कि अग्रिम जमानत अभियुक्त पा सकता है, यानी कि गिरफ्तारी के पहले उसे जमानत दी जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पा सकता है, तो क्लाज 2 उसी पर रोक लगाता है। देखिए क्या कहता है, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी, यानी कि न्यायालय ने भले कोई निर्णय दिया हो, तो किस केस में न्यायालय ने निर्णय दिया है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ के बाद में क्या निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत मिलेगी कि नहीं, तो मिलेगी, तो उस निर्णय के होते हुए भी भले सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया, अब उस निर्णय को चेंज करना है, तो सब देखिए, उस निर्णय के होते हुए भी संहिता की धारा 438, संहिता की धारा 438 का मतलब सीआरपीसी की धारा 438, तो सीआर अभी हम 438 पर आते हैं, थोड़ा बैक होंगे, पहले पूरा वाक्य हो जाए। सीआरपीसी की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लागू होंगे कि नहीं होंगे, तो लागू नहीं होंगे, यानी कि ये स्पष्ट लिख दिया गया क्लास 2 में स्पष्ट कि भले काशीनाथ के वाद में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हो कि अग्रिम जमानत मिल सकती है, तो इस निर्णय को चेंज किया जा रहा है और सीआरपीसी की धारा 438 इस अधिनियम के तहत अप्लाई होगी कि नहीं, नहीं होगी, अर्थात अग्रिम जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो चूंकि सीआरपीसी की धारा का उल्लेख किया गया है 438 का, तो 438 थोड़ा बहुत यहाँ 2-4 लाइन समझने का प्रयास करिए। सीआरपीसी की धारा 4438 में एंटीसिपेटरी बेल, प्रत्याशित जमानत, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत या गिरफ्तारी की आशंका होने पर जमानत या अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि उसे किसी अजमानती अपराध में, जमानती नहीं, किस में, अजमानती में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह एप्लीकेशन दे सकता है या तो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, और ये मांग कर सकता है कि हमें अग्रिम जमानत दी जाए। तो ये प्रावधान क्या SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामलों में अप्लाई होगा कि नहीं, नहीं होगा, अर्थात अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी जाएगी कि नहीं, नहीं दी जाएगी। इस प्रकार आपका एक केस और आया है, देखिए याद नहीं आ रहा है हमें, कल बता देंगे उसको। पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज चौहान बनाम कौन सा है, भारत संघ, उसको लिख लीजिए भाई बैरक पर।
पृथ्वीराज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एक लाइन इसमें दिखाना है, ज्यादा ना लिखिएगा। पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ के वाद में 18A की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कि यह धारा जो जोड़ी गई है ये आर्टिकल 21 का फिर क्या करती हैं, उल्लंघन। लेकिन अब आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बदल गए थे, सुप्रीम कोर्ट का व्यू बदल गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात में हामी भर दी और कह दिया कि ये जो संशोधन है ये वैध हैं। यानी कि एक बार इसी को दूसरी बेंच ने गलत माना तो फिर कुछ समय बाद जब जज बदल गए तो दूसरे जजों ने इसे क्या मान लिया, सही। तो ये तो इतिहास गवाह है संविधान में कि आपका संविधान में संशोधन संसद कर सकती हैं कि नहीं। तो शंकरी प्रसाद का वाद कर सकती हैं, सज्जन सिंह का वाद कर सकती हैं। फिर उलट दिया गया गोलकनाथ के वाद में, फिर आपका कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को क्या करता है, सेटिसाइड करता रहता है। और आपका सबसे उत्तम उदाहरण गोलकनाथ और केशवानंद भारती का वाद है संविधान में। लेकिन निर्णय को उलटने के लिए जजों की जो संख्या होगी पहले निर्णय से अधिक होगी। जैसे कि सुबह बताया गया था कि गोलकनाथ में 11 जज थे, उस फैसले को पलटना है तो 11 से कम एक अधिक जज की पीठ बनेगी। तो 12 में दिक्कत होगी कि 6 हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कितना का बना दिया गया, 13 का, कि एक उछल्ला रहेगा आपका, ताकि जो आपका इधर उधर जाए तो बहुमत एक से हो जाएगा, आपका मामला निर्णय पर रुकेगा नहीं। अब ये थोड़े हैं कि सिक्का उछाल दिया जाए क्रिकेट मैच जैसे और फुटबॉल जैसे, सिक्का भी उछाला जाता है, लास्ट में कुछ न बने तो क्या उछालिए। तो सिक्का नहीं उछालना है। विषम संख्या में जज रखे जाते हैं और फैसला कैसे आएगा, बहुमत से। अगर सम संख्या में है तो एक बाद में विवाद होने पर जोड़ लिया जाता है, जिसे रेफरी या एम्पायर कहा जाता है, रेफरी का सिद्धांत। तो इस प्रकार आपका धारा 2 संशोधन हुआ था, आ सकता है, पूरा चांस है इस पर। अब आगे चला जाए भाई, आपका SC/ST एक्ट में आपका ये देखना है कि परिभाषाएं, अब याद रखिए इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी यह कानून क्या है, लागू। आइए आपका देखा जाए, धारा 2 परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है और वह जो परिभाषा पूछी जा सकती है आपका टिप्पणी में भाई बन सकता है। तो भाई जो लोग MPA DPO डाले हैं उनके लिए तो पूरी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। अध्याय 1 हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग बिहार मेंस दे रहे हैं उनको आपका 5-6 ही परिभाषा तैयार रखनी है और आपका आधा आधा पेज में समाहित हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 परिभाषाएं बड़ी हैं। देखिए शुरू किया जाए, एक बार हम सभी परिभाषाओं को बता दे रहे हैं। पहला 2A में अत्याचार परिभाषित है, एट्रोसिटी परिभाषित है और इसी के लिए ये कानून बना भी है कि अत्याचार का निवारण किया जाए। तो अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत हैं। तो आपका MP के लिए भी चलते राजा हल्का फुल्का, अत्याचार की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2A में। अत्याचार का मतलब कि धारा के तहत दंडनीय अपराध, धारा 3। तो धारा 3 के तहत कितने कार्य ऐसे दिए गए हैं जो अत्याचार की कैटेगरी में आते हैं, टोटल 29 कार्य हैं। किसके द्वारा किया जाए, SC या ST से भिन्न किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा।
ये 29 में से एक या एक से अधिक कार्य एससी या एसटी के प्रति किया जाता है तो हम इसी को अत्याचार का अपराध कहते हैं। एक दो दिन में आ ही जाएगा वो भी आपका धारा 3 भी। 29 ना याद रहे तो कम से कम मेंस में 20 तो लिखिए और लेकिन पहले ये जरूर दिखा दीजिए कि 29 कार्य हैं। उसके बाद से आप कम से कम भाई 15-20 याद करना पड़ेगा और बताया जाएगा। तो उसमें आपको प्रयास हम करेंगे कि 15-20 तो क्लास में ही क्या कर लीजिए याद। दूसरा देखिए 2B में संहिता परिभाषित है। संहिता का मतलब यानी कि जहाँ जहाँ कोड शब्द SC ST एक्ट में आए, तो अभी हमने 18A में भी बताया कि संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी। तो IPC वाली संहिता की CRPC की CPC तो स्पष्ट दिया गया है। संहिता जहाँ भी आ जाए इसका मतलब बताइए। आईपीसी की सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। टू टू बी बी ये नई परिभाषा है, आपका 2015 में जोड़ी गई, 2016 से लागू हुई है। फिर एक बार देखिए, आश्रित को परिभाषित किया गया है। डिपेंडेंट या आश्रित, आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं, इन व्यक्तियों को डिपेंडेंट्स या आश्रित माना जाएगा। अब आश्रित की परिभाषा यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो आश्रित हैं ये सरकार से मुआवजा आगे चलकर पाएंगे और किस मामले में सरकार से कितना मुआवजा मिलेगा ये आपका डिसाइड होगा। अभी हाई कोर्ट में भी एक मामला आया था, पेपर में भी निकला था कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई मुकदमा दर्ज हो जा रहा है और मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद जो पीड़ित हैं या आश्रित हैं वे मुआवजा सरकार से पा ले रहे हैं। और फिर जब मुकदमा आगे बढ़ रहा है तो ऐसी दशा में आपका ये देखने में आ रहा है कि पीड़ित गवाही से मुकर जाता है और अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाता है। तो न्यायालय ने ये कहा कि मुआवजा तब दिया जाए जब अभियुक्त क्या हो जाए, कन्विक्ट हो जाए। अब इसमें जो देखा गया मामला कि कुछ अधिवक्ता ही मुख्य रूप से शामिल थे, दूसरे लोग नहीं। यानी कि कई अधिवक्ता थे जो किसी SC ST के सदस्य से अपने ऊपर मुकदमा करवा देते थे छोटा मोटा, फिर SC ST का सदस्य पैसा पा लेता था सरकार से और 50-50 क्या होते थे बांट लेते थे, आधा अधिवक्ता साहब, आधा SC ST का व्यक्ति। और बाद में वह गवाही में क्या करता था, मुकर कई ऐसे मामले हाई कोर्ट के संज्ञान में आए। मैंने ये बताया जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं, बार बार बताया जा रहा है कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई बच्चा चोर भी होगा तो कोई आपका कह सकते हैं कि बच्चा को मारने वाला भी होगा, कोई साधु भी होगा तो कोई सनकी भी होगा, तो कोई आपका कह सकते हैं कि अच्छा इंसान भी होगा, कोई बुरा भी होगा। अध्यापकों में भी यही है, कई अध्यापक बिना पूरी फीस जमा कराए गेट के अंदर ही नहीं आने देंगे, बाहर से ही कहेंगे कि जाओ अब पहले पूरी फीस क्या करो लाओ। ज़्यादातर जगह यही है, आपका डेमो वेमो नहीं है कि आकर बैठकर और आपका पंचौरा सुनिए पहले 2 दिन पहले ही बाहर कर देते हैं कि डेमो नहीं दिया जाएगा, आप एडमिशन लेना हो तो लीजिए और नहीं तो जाकर और कहीं क्या करिए पढ़ लीजिए। तो तमाम लोग अभी भी आ रहे हैं जो दिल्ली और दौलताबाद से पढ़ कर आए हैं और बताते रहते हैं कि हम यहाँ पढ़े हैं वहाँ पढ़े हैं, 4 साल दिल्ली में पढ़े, ये कोचिंग वो कोचिंग।
हमारा तो पूरा तैयार है। कई लड़के सुबह वाले बैच में आए हैं जो आपका बता देते हैं कि हम सर यहाँ से पढ़ कर आए हैं, इस कोचिंग से पढ़ कर आए हैं। अरे भाई, तो हम ठीक है भाई, आप पढ़ कर आए हैं, पढ़िए, दो अक्षर अधिक मिले ज्ञान तो रहिए, और नहीं तो क्या करिए, घर पर बैठ कर पढ़िए, उससे अच्छा क्या उपाय है। और जब आपका पूरा तैयार है तो आप कहाँ घर बैठ कर पढ़िए, घर पर। और यहाँ आए हैं तो अगर आपको अधिक मिले तभी आइए। मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ दो शब्द या दो वाक्य अधिक मिल जाए क्वेश्चन तभी आइए, नहीं तो आपका तमाम लोग घर पर भी तो बैठकर पढ़ रहे हैं। ये थोड़े कि हर एक आदमी को कोचिंग ही नसीब है, पैसे वाला तो है नहीं, गरीब दुखी भी हैं जो बिना पैसे के घर पर अपने आप क्या कर रहे हैं। तमाम लोगों को हम भी जानते हैं जो आपका बहुत दिक्कत से पढ़ रहे हैं। आपका दिन भर काम करते हैं तो शाम को आकर पढ़ते हैं, या सुबह का पढ़कर फिर गए यहाँ काउंसलिंग वहाँ काउंसलिंग, ये कार्य वो कार्य किए, तब आपका पढ़ाई करते हैं। तो आपका और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, ये भी याद रखिए। अभी एक धारावाहिक आ रहा है, काफ़ी चर्चित हो रहा है, पुष्पा इम्पॉसिबल, यानी कि आपका आ रहा है धारावाहिक टीवी पर, और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसमें बस ये दिखाया जा रहा है कि एक तो पढ़ाई की कुछ कोई उम्र नहीं होती, दूसरा ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोई महिला ये ठान ले कि हम ये कार्य करके रहेंगे तो लाख बाधाएं उसके सामने आए, वह कार्य करके ही रहेगी। तो उस आपका उसमें धारावाहिक में पुष्पा ने ये ठाना है कि हम पढ़ कर रहेंगे, यानी कि अंगूठा छाप नहीं रहेंगे, भले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम न चलता हो, और आपका स्कूल वाले भी ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते। कोई ये थोड़े हैं कि हम हाई स्कूल में 20 साल बाद एडमिशन नहीं लेंगे। भाई कहीं लिखा है तो दिखाइए कि आप 40 साल में हाई स्कूल पास नहीं करेंगे। बार काउंसिल ने बनाया कि 45 साल में वकालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून जाने की कौन सा एज है भाई, आप एज पर रोक लगा देंगे कि 45 साल के बाद वाले एडमिशन न लें। तो शिक्षा की कोई एज नहीं है, मैं बता दूं। यानी कि वो समाज में एक प्रेरणा दे रही हैं कि लोग इसका अनुसरण करें। भले आपका बनावटी सा प्रेरणा है, लेकिन आपका प्रेरणा तो दे ही रही हैं, क्योंकि जो भी आपका फिल्मों में धारावाहिक में आता है, जो दिखता है वह रंगा सियार है। जैसे यहाँ भी शूटिंग हुई थी आपका चौराहे पर, तो आप देखें कि सब फर्जीवाड़ा था, वास्तविकता 1% भी नहीं थी, और 10 दिन से मारिए करिए वो करिए। भाई आपने देखा कि सब बनावटी था, और जब शूटिंग हो गई तो सब उजाड़ कर क्या किया जा रहा है, ले जा रहा है। तो फिर एक बार देखिए आपका बैक होया जाए। इसके बाद जो आपका आश्रित की परिभाषा तो कम चांस है, लेकिन आपका जो धारा 2 आपका बी सी, यानी कि हिंदी में ख ग, बी सी का मतलब क्या हुआ, ख ग में जो परिभाषा दी गई है वह आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा, इकोनॉमिकल बाईकाट, ये नई जोड़ी गई है। फिर हम बता दें, आपका 2015 में जोड़ी गई, 16 से लागू हुई है, तो 2016 से लागू हुई है। आपका 26/1/2016 से ये अंतः स्थापित हैं, यानी कि जोड़कर लागू की गई है। इसकी भूमिका पहले देखिए, यानी कि आर्थिक बहिष्कार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई इकोनॉमिकल काम कर रहा है और ये कह रहा है, चाहे जैसे सरकार ठेका दे रही है या आप किसी से काम ही करा रहे हैं आर्थिक, और ये कह रहे हैं कि SC ST वर्ग के व्यक्ति से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कोई संविदा नहीं करेंगे, या नीलामी हो रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि इनको बोली लगाने का हक ही नहीं होगा, तो ये सभी बातें रोक दी गई हैं, और वर्तमान समय में इसे अत्याचार या एट्रोसिटी
धारा 3 के तहत मान लिया गया। तो कब कहा जाएगा कि एससी एसटी वर्ग के सदस्यों का आर्थिक बहिष्कार कर दिया गया है? तो इसकी परिभाषा आपका दी गई है धारा 2 आपका बी, देखिए भाई धारा 2 बी सी में दी गई है। देखिए आपका आर्थिक बहिष्कार से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, ये परिभाषा आ सकती है। पहला, अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। यानी कि आप एससी एसटी व्यक्ति के सदस्य हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर रखे हैं, बुलडोजर रखे हैं, वाहन रखे हैं, तो आपका वाहन हम भाड़े पर नहीं लेंगे या आपके साथ कोई हम व्यापार नहीं करेंगे। तो ये कौन सा बाइकाट माना जाएगा? इकोनॉमिकल। ये धारा 3 में अत्याचार की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? ये कब से अत्याचार हो गया? 2016 से, यानी कि 26 जनवरी 2016, क्योंकि यहीं से अंत स्थापित है। दूसरा, अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अवसरों का प्रत्याख्यान करना, यानी कि सबको मौका जब दिया जा रहा है और आप एससी एसटी एक्ट का व्यक्ति होने के कारण उसको मौका किसी संव्यवहार में नहीं दे रहे हैं, तब भी आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा। या दूसरा, प्रतिफल के लिए, यानी कि आप सेवा प्रदाता हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और प्रतिफल लेकर सेवा दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि अगर आपने किसी एससी एसटी व्यक्ति को प्रतिफल लेकर सेवा देने से क्या किया है? इनकार, तो आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सी देखिए तीसरा, ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है। यानी कि अगर ये कहेंगे कि तुम एससी एसटी के सदस्य हो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया उधार दूंगा, सामान्य लोगों से 5% ब्याज लेता हूँ, तुमसे 10% लूँगा, तब ये भी आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और अंतिम है, ऐसे वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रतिविरत रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। यानी कि आप सामान उमान ले रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं और आपका और ये देख कर रहे हैं कि ये एससी एसटी एक्ट का सामान है या दुकान है या इत्यादि हैं और हम यहाँ से सामान नहीं लेंगे, तब भी आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा। और ये आर्थिक बहिष्कार करना धारा 3 में मैं बता दूं किसका अपराध माना जाएगा? अत्याचार का। ऐसा आर्थिक बहिष्कार करने वाला व्यक्ति अत्याचार के अपराध के लिए दंड का क्या होगा? भागी। किस धारा के तहत? 3, अभी 3 बताया जाएगा। इसके बाद देखिए अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय की परिभाषा धारा 2 आपका बी डी में दी गई है, यानी कि आपका ख घ में दी गई है। ये भी मूल आपका कानून में नहीं था। अनन्य विशेष न्यायालय आपका 2016 में 15 में जोड़ा गया, 16 से लागू है। 2016 में लागू जो माने जो 2015 में जोड़ा गया और 26 जनवरी 2016 से लागू किया गया। अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब ये हुआ कि ऐसे न्यायालय सरकार गठित कर सकती है जो केवल और केवल इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों को ही निपटाएंगे
दूसरे मामले को नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? अनन्य विशेष न्यायालय। यानी कि SC/ST एक्ट में जितने अपराध हैं उन अपराधों के लिए अलग न्यायालय वे दूसरे मामले न देखें, बल्कि कैसे मामले केवल देखें जो SC/ST एक्ट के तहत आते हैं। इसके बाद वन अधिकार छोड़ देना है, हाथ से मैला उठाना। आपका लोक सेवक बता ही दिया गया है कि लोक सेवक कौन माना जाएगा। तो जो IPC की 21 धारा में 21 में दिया गया है। इसके बाद आपका 2-3 क्वेश्चन MPA DPO के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, यानी कि आपका 2C, यानी कि इस अधिनियम की धारा 2C में SC और ST को परिभाषित किया गया है। SC कैटेगरी का वर्ग व्यक्ति कौन माना जाएगा जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 366 के किस क्लाज में है? 24 में। और ST कौन माना जाएगा जो खंड 366 संविधान के अनुच्छेद के 25 में है। तो आपका तो जो 341 के तहत SC घोषित किया गया अनुच्छेद वह SC होगा। अनुच्छेद 342 के तहत जिसे ST घोषित किया गया है वह ST कैटेगरी का व्यक्ति होगा। ये परिभाषा में संविधान के खंड 24 और 25 में क्या किया गया है? बताया गया है। अगला देखिए आपका, इसके बाद विशेष न्यायालय आपका पूछा गया है कि स्पेशल कोर्ट कहाँ परिभाषित है? तो 2D में स्पेशल कोर्ट कौन सा कोर्ट? SC/ST कोर्ट स्पेशल कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। याद रखिएगा कौन सा कोर्ट। अब आपका ये है कि विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में अंतर क्या हुआ? तो विशेष न्यायालय जो होता है वह अन्य मामलों को भी देखेगा और SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामलों को भी। अगर अनन्य लगा दिया गया, अन्य मामलों को नहीं देखेगा, वह केवल कैसे मामलों को देखेगा जो केवल SC/ST एक्ट के तहत उत्पन्न हुए हैं। तो विशेष का मतलब तो देखेगा ही, दूसरा भी। और अनन्य का मतलब आपका दूसरा नहीं, केवल कौन मामला? SC। इसके बाद आपका 2E आ जाता है, विशेष लोक अभियोजक। तो विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो विशेष लोक अभियोजक सरकार नियुक्त करेगी, यानी कि जो आपका अभियोजन का संचालन करेगी, यानी कि SC/ST कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा और पीड़ित की ओर से ये क्या करेंगे? लड़ेंगे, पैरवी करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको जब भी पढ़िएगा हल्का फुल्का आपका CRPC की धारा 24 से जोड़कर पढ़िएगा। आपका 24 में लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, अनुभव कितना साल? 10 साल। और विशेष लोक अभियोजक के लिए नहीं, फिर उल्टा हो गया भाई। देखिए, लोक अभियोजक के लिए अनुभव 7 साल और विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 साल। अब आपका यहाँ थोड़ा अंतर आएगा, ध्यान में रखिए। जो SC/ST के ST एक्ट के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या हुआ? तो जो धारा 15 में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। तो धारा 15 आप देखिए, और धारा 15 में स्पष्ट 15 तुरंत निकालना है। 15 में लिखा गया है कि इस अधिनियम के तहत जो विशेष लोक अभियोजक होगा, नहीं, हाँ, विशेष लोक अभियोजक, उसके लिए अनुभव कितना होना चाहिए? ज़्यादातर लोग गलत करके ही आएंगे। तो CRPC के आधार पर नहीं मारना है। यहाँ किस आधार पर मारना है? SC/ST एक्ट के आधार पर। तो बताइए कितने वर्ष लिखा गया है? 7 वर्ष।
यही क्वेश्चन सीआरपीसी में पूछ ले, विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव कितने साल, 10 साल, और SC ST एक्ट में पूछ ले तो 7 साल। तो इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए, कल आपका और आगे बढ़ाया जाएगा। आपका कल लिखवा दिया जाए SC ST एक्ट भाई लास्ट में आपका, क्योंकि एविडेंस में भी आपका कुछ तैयार किया जाए, लेक्चर चलाया जाए, भले आपका 50-50 मिनट का ही क्लास चले। अगर रोज आज 5-5 6-6 क्वेश्चन भी मेंस का तैयार कर रहे हैं तो उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि अभी रिजल्ट